ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल? क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे प्रॉपर्ली? ओके, क्या सभी बच्चे प्रॉपर्ली सुन पा रहे? यस। ओके, बहुत बढ़िया। चलो, बस 1 मिनट स्टार्ट करते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की चीजें करी थी। आज तो रिवीजन लेक्चर है। आज हम ग्रेविटेशन रिवाइज करेंगे। ग्रेविटेशन की लास्ट क्लास जो थी, जो पिछला सैटरडे था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होती है अबाउट सन किसी प्लेनेट की या सैटेलाइट की अबाउट अर्थ, वो तो उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन वगैरह कुछ देखे थे अपन ने, है ना। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन क्लास में करवाए थे और आपके थ्योरी के जो डाउट्स वगैरह थे वो लिए थे। अच्छा, मुझे बीच में कई बच्चों के डाउट्स मिले हैं। कई बच्चों व्हाट्सएप पे डाउट पूछ रहे थे, 1 2 3 4 के क्वेश्चन के डाउट आए थे मेरे पास। कुछ डाउट अच्छे थे तो मैंने बोला था कि उनको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। और थ्योरी में अगर आपका कुछ पढ़ते समय कोई डाउट आया है तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो आज अपन पहले तो स्टार्ट करेंगे आपके डाउट से। तो आप बच्चों का जो भी ग्रेविटेशन में डाउट है वो पूछ लो। कुछ 1-2 ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों ने मुझे कई बच्चे अलग से पूछ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये इनको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो वो सब बच्चे आप पूछ सकते हैं मेरे से ग्रेविटेशन से रिलेटेड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से ट्रिक से सॉल्व होते हैं। तो वो ट्रिक मैंने सोचा था सब बच्चे रहेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। तो एनीवन, कोई भी बच्चा? सर। हाँ, बोलिए। सर, मुझे डीसी पांडे के क्वेश्चन में डाउट था। एग्जाम्पल 24 मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। अच्छा, अभी बोल सकते हैं आप? यस सर। हाँ, बोलिए क्वेश्चन। Binary stars of comparable masses m1 and m2 rotate under the influence of each other's gravity with a time period capital T. हाँ, If they are stopped suddenly in their motions, find their relative velocity when they collide with each other. The radii of stars are r1 and r2 respectively. तो दोनों स्टार्स की रेडियस R1 R2 क्या दी है? उनकी सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की दी है कि उनकी खुद की रेडियस दी है? R1 R2 क्या है? 50% है ना। बाइनरी स्टार पॉइंट जैसे दिए कि क्या है? सर पॉइंट नहीं है, कंपेरेबल मासेस हैं और कॉम के अबाउट जिस मतलब रेडियस से वो रोटेट कर रहे हैं वो r1 r2 है। फॉर्म के कॉम से अबाउट दोनों का डिस्टेंस से, हाँ, तो COM से उनकी डिस्टेंस R1 R2 है। यस, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यार, एक तो पहली चीज तो इनको घूमते घूमते रोक दिया था, तो अभी इनकी स्पीड 0 है। अभी इस समय स्पीड 0 है, तो इस समय सिस्टम का मोमेंटम 0 है। और जब आपस पास में आएंगे तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज तो होना चाहिए। तो जिस समय कोलाइड करेंगे, पहली चीज तो कोलाइड COM पर करेंगे जाकर। COM की पोजीशन चेंज नहीं होगी और COM पे जाके दोनों कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है। तो जब कोलाइड करेंगे तो इनकी जो वेलोसिटीज होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी v2 होगी, इसका मास m1, मान लो इसका मास m2 था, तो इनका रिलेशन लिख सकते हो आपकी मास और वेलोसिटी का रिलेशन क्या आना चाहिए? m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2। एक रिलेशन होना चाहिए। और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। सिस्टम में जो इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो लिखोगे -g m1 m2 बाय r1 प्लस r2। बीच की टोटल डिस्टेंस r1 प्लस r2 है, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 should equal to फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जब कॉम पर मिलेंगे तो ऑलमोस्ट बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, है ना। ऑलमोस्ट बीच की डिस्टेंस 0 हो जाएगी, या अपन फिर पोटेंशियल एनर्जी लिख नहीं पाएंगे फिर, है ना। बीच की डिस्टेंस 0 लिख देंगे तो इस डिस्टेंस को अभी, हाँ सर इसमें जो स्मॉल r1 r2 है ना वो दिया नहीं है, वो तो हम अज्यूम करेंगे। हमें दिया है कैपिटल R1 और कैपिटल R2 जो उनके खुद के रेडियसेस हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर उनके ये टर्म्स में निकालना है। ठीक है। तो इनकी रेडियस जब अपन को पता है तो जब वो मिलेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस r1 प्लस r2 हो जाएगी ना, है ना। तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी होगी -g m1 m2 अपॉन r1 प्लस r2। ये हो जाएगी जब मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी। और तब की काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और अगर इनिशियल टोटल डिस्टेंस पता होती, कुछ तो पता होगा इनिशियल इनिशियल टाइम पीरियड दिया है अच्छा आपको, तो टाइम पीरियड के टर्म में तुम ये r1 r2 निकाल सकते हो। आप टाइम पीरियड से r1 r2 मिल जाएगा आपको। यस सर, बट इसके ना जो इसका सोल्यूशन दिया है उसमें भी मुझे डाउट था, जो इन्होंने सोल्यूशन दिया है। हाँ,
उसमें उन्होंने लिखा है कि R1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन M1, ये उनके बीच के डिस्टेंसेस, विच इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये कैसे लिखा सर, वो समझ में नहीं आया। कॉम्पोनेंट और डिविडेंड दो, अच्छा, ओके सर। है ना। और ये रेडियस और मास इनवर्स रिलेशन में होंगे ना भाई। कॉम की डिस्टेंस का रेशो मास के इनवर्स, जो हेवी मास होगा उससे डिस्टेंस कम, जो लाइटर होगा उससे डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो ये तो अपन ने 11th में पढ़ा होगा कि M1 M2 का जो रेशो होगा वो R2 बाय R1 के बराबर होना चाहिए मास के इनवर्स रेशो में। और बाद में कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दिया उन्होंने, ठीक है। ओके सर। चलो ओके। इसके अलावा कोई, मेरे पास एक डाउट आया था पैटर्न टेस्ट का क्या है। मेन से यार तुम्हारे ग्रुप पे आ चुका है, देखो पेपर का अनाउंसमेंट उस पर दिख जाएगा आपको, मेन पैटर्न टेस्ट से। और किसी को कोई डाउट? चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 में कि एक कोई प्लेनेट वगैरह है, उसके अबाउट काफी बड़ी रेडियस में, दिस आर इज वेरी वेरी लार्ज, ठीक है। कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, काफी बड़ी रेडियस में कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और अचानक से उस सैटेलाइट को स्टॉप कर दिया। वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही थी और अचानक से उसको स्टॉप कर दिया। तो इसे स्टॉप करेंगे तो कितनी देर पे अर्थ पे टकरा जाएगी, वो अपने प्लेनेट पे टकरा जाएगी। ये अपन ने डीसीएस में भी डिस्कस करा था क्वेश्चन, पर कई बच्चे डीसीएस में थे नहीं प्रेजेंट, तो इसलिए मैं अभी भी कराना चाह रहा हूँ ये, ठीक है। इस मास को सडनली स्टॉप कर दिया तो कितनी देर में ये अर्थ पे टकरा जाएगी, ऐसा पूछा है। और जो अर्थ की रेडियस है बहुत छोटी है, ये अर्थ की रेडियस को आप निग्लेक्ट कर सकते हो, दिस आर इज वेरी स्मॉल। तो इसकी करने की क्या ट्रिक होती है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो बता सकता है? इनिशियल घूमने का टाइम पीरियड दिया है अपन को, इनिशियल सैटेलाइट का टाइम पीरियड हमको दिया है। ये सैटेलाइट का पहले टाइम पीरियड टी दिया है हमको, जब वो आर रेडियस में रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो टी टाइम पीरियड दिया है आपको। सर केपलर लॉ से कर सकते हैं? हाँ, इसको केपलर लॉ से ही करते हैं, यस बिल्कुल सही। तो इनिशियल टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होना चाहिए था, उसके स्क्वायर प्रोपोर्शनल होना चाहिए था आर क्यूब के, बाय केपलर्स लॉ, ठीक है। और फिर जब इसे अपन रोक देंगे, जब इसे स्टॉप कर देंगे मोमेंटरीली, जब हम इसे रोकते हैं तो रोकने के बाद ये एकदम सीधी लाइन में गिरेगी। लेकिन हम अगर इसे टेंजेंशियल कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलेगी। वो इलिप्टिकल ऑर्बिट कुछ इस तरह का होगा, और अगर ये स्पीड v टेंडिंग टू जीरो होगी तो ये जो सेमी माइनर एक्सिस होता है वो टेंडिंग टू जीरो होता है। इफ v इज टेंडिंग टू जीरो तो सेमी माइनर एक्सिस इज टेंडिंग टू जीरो, और अगर ये v टेंडिंग टू जीरो आएगा तो सेमी मेजर एक्सिस यहाँ पे r/2 हो जाएगा, है ना। आप ये खुद चेक कर सकते हो, बी और ए की वैल्यू आपको पता है कि सैटेलाइट का अगर कुछ टेंजेंशियल वेलोसिटी दे दी है तो सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकालना है, ये अपन ने बताया था, मेरे लास्ट क्लास में बताया था आपको, तो उससे आप कर सकते हो। तो आप देखेंगे बी टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा जैसे वेलोसिटी टेंडिंग टू जीरो होगी। इसका मतलब बी टेंडिंग टू जीरो मतलब ऑलमोस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये बी बहुत ही कम होने जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होने वाला है। तो ये इलिप्टिकल का जो इसमें जो टाइम पीरियड आएगा, इसका जो टाइम पीरियड आएगा उसका स्क्वायर प्रोपोर्शन होना चाहिए सेमी मेजर एक्सिस r/2 के क्यूब के। तो इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं आप, और यहां से यहां जाना और वापस आने का टाइम जो होगा वो जाने के टाइम का डबल होगा। तो इस सी डैश का आधा, ये वो टाइम होगा जिसमें सैटेलाइट ऑलमोस्ट यहाँ पहुंच रही है अर्थ के सेंटर पे, और अर्थ की रेडियस क्योंकि स्मॉल दी है तो उसे ये डिस्टेंस को निग्लेक्ट करके हम बोल सकते हैं कि सैटेलाइट अर्थ पर टकराने का जो टाइम है वो t/2 होगा। तो इसकी ट्रिक होती थी करने की, मैंने डीसीएस में भी डिस्कस करा था, वापस से डिस्कस कर दिया कुछ बच्चों को अगर डीसीएस में नहीं आए तो उनके लिए, ठीक है। चलो और किसी को कोई डाउट? आपके बहुत ज्यादा बच्चों के कुछ डाउट आए थे, तो अगर कुछ अभी कोई बोलना चाहता है, डाउट पूछना चाहते हो, कोई भी डाउट नहीं है क्या? अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन पिछली रिवीजन क्लास में दिए थे आपको वो सारे कंप्लीट हो गए थे, डिस्कस हो गए थे, आपको उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है अब? अच्छा, वो बोल रहा है सर थ्योरी पक्की करनी है, तो थ्योरी पक्की करनी है तो कुछ नहीं भाई, ग्रेविटेशन के मोस्ट ऑफ द चीजें तो इलेक्ट्रिसिटी की जैसे होती है,
बस केपलर लॉ, एस्केप वेलोसिटी, छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, तो उनको स्ट्रॉन्ग कर लो बस उनके क्वेश्चन करके। सर डायरेक्टली वर्टिकल भी फॉल करे तो सॉल्व नहीं कर सकते, टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के बाद तो टाइम निकाला जा सकते हैं। निमित, ये किस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात चल रही है आपकी? आप इसके रिगार्डिंग कुछ पूछ रहे हो क्या? बोलिए। यस, अच्छा यार, इसमें अपन ने एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ मान थोड़ी रहे अपन, तो इसमें टर्मिनल वेलोसिटी थोड़ी अचीव होगी। यहाँ ऐसा थोड़ी मान रहे कि एटमॉस्फेयर वगैरह कुछ है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया? आप टर्मिनल वेलोसिटी जो सोच रहे हो वो गलत है। ओके, चलो, और कोई डाउट इसमें? फिर मैं कुछ सोच रहा हूँ क्वेश्चन आपको देने का, करेक्ट? ओके, ठीक है ना। लेकिन सबको मैं एक चीज कह दूं कि भाई 1 2 3 4 आपका क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल 11 का जो था ये सब कर लेना चाहिए आपको। 1 2 3 4 अच्छे से कर लेना चाहिए, क्वेश्चन बैंक 11 का अच्छे से कर लेना चाहिए, 11 का पैकेज जो भी मिला था वो अच्छे से कर लेना चाहिए, और भी जो 11 का मटेरियल मिला हो। उसके अलावा अगर कोई बुक हो आपके पास, अगर 1 2 3 4 कर ली है तो आई विल सजेस्ट कि उसके बाद इरोडो कर लेना चाहिए आपको, है ना। तो ये सब कंप्लीट कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, चलो अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। ये हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ है, मान लीजिए रेडियस कैपिटल आर है, इसका मास कैपिटल एम है। इसके सेंटर से स्मॉलर डिस्टेंस पे अगर किसी एम मास की सैटेलाइट को आपको सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है, तो आप उसको क्या स्पीड देते हैं? ये स्पीड क्या देते हैं, जल्दी से बताओ। सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए स्पीड क्या देते हैं? हाँ, वो रिलेशन क्या होता है, वी नॉट क्या होती है वो, बता सकता है? रूट जी एम बाय आर, बिल्कुल सही है ना। ये वेलोसिटी होती थी रूट जी एम बाय आर, दिस वॉज रूट जी एम बाय आर। ओके, अच्छा, इस वेलोसिटी को मैं अगर किसी एंगल पे दे दूं, मान लो इस वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे दे दिया, दिस थीटा इज नॉट जीरो, नॉट 90, 90 नहीं है, जीरो नहीं है, और 180 भी नहीं है ना। तो जो स्पेशल केसेस हो सकते हैं वो नहीं है। दिस वेलोसिटी इज नाउ प्रोवाइडेड एट सम एंगल थीटा, तो क्या सर्कुलर ऑर्बिट होगी? बताइए। नहीं होगी, है ना, सिंपल सी बात है, नहीं होगी, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होगी। तो अब ऑर्बिट कैसी होगी? ड्रॉ करिए ऑर्बिट, ट्राई करिए ड्रॉ करने का। इस अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आएगी, मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, ट्राई करिए। सेमी मेजर एक्सिस निकालिए, सेमी माइनर एक्सिस क्या होगा, बताइए सारी चीजें करो। फाइन सेमी मेजर एक्सिस, पहले तो सेमी मेजर एक्सिस निकालिए आप। अब जो हमें ऑर्बिट दिखेगा उसका सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा बताओ। और ये v की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, करो ट्राई। सेमी मेजर एक्सिस निकालिए, जो भी इलिप्टिकल पाथ बनेगा उसका। अच्छा, कोई प्रोसीजर बता सकता है कि सेमी मेजर एक्सिस निकालने का प्रोसीजर क्या बताया था मैंने? कैसे निकालते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस? ठीक है, चांद और हाँ, ठीक है, नियमित
बाय गेटिंग इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इक्वेशन ऑफ इलिप्स पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसके पहले ही निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ इलिप्स सेमी मेजर एक्सिस निकालने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो पहले तो सेमी मेजर एक्सिस निकालना पड़ेगा, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस पता होनी चाहिए अर्थ से। यार मेन चीज आपको निकालना पड़ेगी अर्थ से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो निकालोगे तब जाके बाकी चीजें आएगी। तो अर्थ से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी वो निकालो। ऐसा कुछ इलिप्टिकल पाथ बनेगा यहाँ पर, तो इस तरह का इलिप्टिकल पाथ होगा ये, ठीक है। तो जिस तरह का इलिप्टिकल पाथ होगा, ऐसे रैंडमली मैंने एक्सिस बना दिया इस इलिप्स का, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में होगा, मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया एक्सिस, ठीक है। सर e + a 2r sin phi + 1 हो गया, इसेंट्रिसिटी कैसे निकालें? मुझे बस r1 अर्थ से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो पहले तो। अर्थ से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बता दो। ए प्लस ए, हाँ a + e और a - e हो गया। अरे वही तो निकालना है आपको, ये तो मुझे भी पता है कि भाई अर्थ से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस a और e के टर्म में आप ये लिख दोगे। ऋत्विक ने बता रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही है 2r sin phi + 1। अच्छा, अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस मान लीजिए वो r1 थी, मिनिमम डिस्टेंस मान लो r2 थी, तो एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से इनिशियल v का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे अर्थ के सेंटर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा। तो आप लिखोगे सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम mv sin थीटा इंटू r, दिस शुड बी इक्वल टू m, मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी v1 थी, m r1 v1 एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू m v2 r2, यहाँ पर अगर स्पीड v2 है। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। दूसरी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन, इनिशियल एनर्जी हाफ mv², v² को डाल देंगे gm/r प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmm/r, दिस शुड इक्वल टू फाइनल, यहाँ और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस gmm/r1 प्लस हाफ mv1², और इसी चीज को लिख सकता हूँ माइनस gmm/r2 प्लस हाफ mv2²। तो बाय सॉल्विंग दिस एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हम v1 v2 निकाल सकते हैं। सेमी मेजर एक्सिस, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस अर्थ से है r1 निकालने के लिए इस इक्वेशन में v1 को लिख देते हैं अपन। v1 देखो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v sin थीटा r अपॉन v1, v1 की वैल्यू v sin थीटा r अपॉन
ये पुट कर देंगे अपन R1। यहाँ से देखो ये हाफ एम जी एम बाय आर, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ। दिस टर्म इज हाफ जी एम एम बाय आर एंड दिस इज माइनस जी एम एम बाय आर, तो इनका सम बचेगा माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय 2r। दिस शुड इक्वल टू, दिस इज माइनस जी एम एम बाय R1 प्लस दिस टर्म इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी वन स्क्वायर। और v1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो m से m कैंसल, v1 को लिख सकता हूँ मैं v sin थीटा r अपॉन r1, v sin थीटा r अपॉन r1। तो यहाँ पे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर था। चलो, तो ये इक्वेशन आ गई। अब देखो इसमें mm सब जगह कैंसिल हो रहा है, कर दो, v स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है, ठीक है। तो ये वाला टर्म उठा के इधर ले आते हैं, अभी अब उधर ही रहने देते हैं फिलहाल। माइनस जी कैपिटल M बाय 2r शुड इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M बाय R1 प्लस हाफ नीचे R1 का स्क्वायर ऊपर साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा gm बाय r, ठीक है। तो यहाँ पर gm हर जगह आ रहा है, कैंसिल हो गया, एक यहाँ पे r कैंसिल हो गया इस डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो एक इक्वेशन मिल रही है देखो हमको, ये वाला टर्म मिल रहा है मेरे पास साइन r साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2r1 स्क्वायर, फिर ये -1 टर्म मिल रहा है मेरे पास -1 बाय r1, और इधर वाला टर्म इसको उधर ले आते तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन 2r इक्वल टू 0। ये मेरे पास r1 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, 1 अपॉन r1 के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है। पूरी इक्वेशन को चाहो तो आप r1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो सिंपल करके r1 के टर्म में क्वाड्रेटिक बना सकते हो। तो 2r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते पूरी इक्वेशन को। ये काम करते, पहले तो इसको r से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हो जाएगा r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r, यहाँ पे r गायब हो जाएगा, ठीक है, 1 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे ये नीचे का 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब r1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पर आ जाएगा r1 स्क्वायर, यहाँ पे ओनली r1 आ जाएगा और यहाँ पे r1 गायब हो जाएगा। तो इक्वेशन बन गई r1 स्क्वायर माइनस 2r r1 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये r1 के टर्म में क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। इससे अपन r1 की क्वाड्रेटिक इक्वेशन से माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac इज 1 c इज r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2a। 4 कॉमन लो, सब जगह 2 कैंसिल हो गया, तो r1 आ गया r प्लस माइनस, अंदर से भी r कॉमन आ रहा है, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बच रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओनली कॉस थीटा, तो ये आ गया r इंटू 1 प्लस माइनस कॉस थीटा। ये इक्वेशन आ गई r1 की। यहाँ प्लस माइनस साइन क्यों आ रहा है, एक्चुअली आप ध्यान से देखोगे ना तो ये दूसरी इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस r1 r2 टाइप लिखा हुआ है मैंने। तो इसी के जो दो रूट्स है वो r1 r2 है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दोनों मिल गई आपको, एक आ गई 1 प्लस कॉस थीटा टाइम r और दूसरी आ गई r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो ये समझ में आया, है ना। ये दो इक्वेशन बिल्कुल आइडेंटिकल, अगर ध्यान से देखो तो केवल r1 r2 कर रखा है मैंने, 1 और 2 टाइप लगा रखा है, तो दूसरी भी बनाओगे तो ऐसी कुछ बनेगी। तो यही दो रूट्स अपने r1 r2, अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकाल दिए अपन, ठीक है। अब तुम्हें अर्थ के सेंटर से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस आ गई तो आपको सेमी मेजर एक्सिस मिल गया, वो इनके सम का हाफ होता है। देखो सेमी मेजर एक्सिस इनके सम का हाफ होता है, तो यहां से समझ में आ गया कि सेमी मेजर एक्सिस इनके सम का हाफ करोगे तो r आ जाएगा ना, वो तो सेमी मेजर एक्सिस r आ गया। और सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकालते थे, तो बता सकता है क्या मुझको, सेमी माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, इनके डिफरेंस का हाफ होता है, इनके सम का हाफ सेमी मेजर एक्सिस, इनके डिफरेंस का हाफ सेमी माइनर एक्सिस होता है। इसेंट्रिसिटी की भी जरूरत नहीं निकालने की, इनके डिफरेंस का हाफ होता है सेमी माइनर एक्सिस। तो क्या याद आ रहा है क्या, या इसेंट्रिसिटी निकाल के देख लो, एक काम करो,
इसेंट्रिसिटी निकाल के कर लो। हाँ, बी की वैल्यू निकालने के लिए इसेंट्रिसिटी निकाल लो। तो इसेंट्रिसिटी निकाल के देख लो। चलो, इसेंट्रिसिटी दिख रही है, कॉस थीटा आ रही है ना। ये ए कॉमन लेके 1 + e और 1 - e जैसा नहीं लिखा हुआ है। तो इसेंट्रिसिटी दिख रही है, कॉस थीटा आ रही है। तो इसेंट्रिसिटी कॉस थीटा है। अब अगर इसेंट्रिसिटी कॉस थीटा है तो फटाफट बताओ सेमी माइनर एक्सिस बी कितना आएगा। मैथ पढ़ा हुआ है, जल्दी बताओ। मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। चलो, मेरे पास आया है आर साइन थीटा। अच्छा, आर साइन थीटा आ रही है इसेंट्रिसिटी। ओके, बी की वैल्यू, सॉरी, बी की वैल्यू आर साइन थीटा बता रहे हैं मुझे बच्चे। वेरी गुड, है ना। बी की वैल्यू मुझे आर साइन थीटा बता रहा है। अब ध्यान से देखो, इनिशियली पार्टिकल जहां से फेंका था उस लोकेशन की अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस क्या थी, आर थी। ठीक है, और अगर ये मेजर एक्सिस है तो इसके एकदम सेंटर पे होगा हमारा इलिप्स का वर्टेक्स, बोलते हैं ऐसी सेंटर पॉइंट को, है ना। सेंटर बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं शायद, सेंटर। ठीक है, इलिप्स के सेंटर से अर्थ की जो डिस्टेंस होगी वो ए ई होती थी, ए ई। तो हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा। और बी की वैल्यू हमको दिख रही है आर साइन थीटा, और ये आर है तो ऑफकोर्स ये डिस्टेंस आर साइन थीटा ही होनी चाहिए, है ना। यहां से अगर ये डिस्टेंस आर थी, ये आर कॉस थीटा थी, तो ये डिस्टेंस आर साइन थीटा होनी चाहिए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल बनता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पार्टिकल को जहां से फेंका था ना, वो पोजीशन आपको स्पेशल पोजीशन दिख रही है कुछ। जो हमारा इलिप्स बन रहा है, इस इलिप्स का ये सेमी माइनर एक्सिस का पॉइंट हो गया। सेमी माइनर एक्सिस का जो पॉइंट है, जहां पे सेमी माइनर एक्सिस इलिप्स को कट करता है, ये वो वाला पॉइंट हो गया, है ना। एंड दिस डिस्टेंस इज एग्जैक्टली सेमी माइनर एक्सिस। दिस डिस्टेंस इज ए इज आर कॉस थीटा। तो एक स्पेशल टाइप का इलिप्स बना है, स्पेशल टाइप का इलिप्स बना है। और क्योंकि ये आर साइन थीटा डिस्टेंस एकदम वी के परपेंडिकुलर आ रही है, 90 डिग्री का एंगल है, वी यहाँ पर इस सेंटर से परपेंडिकुलर होता था, तो एकदम वी के पैरेलल, वी की जो डायरेक्शन है उसके पैरेलल यहाँ पे मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस ऑफ दिस इलिप्स इज पैरेलल टू दिस वी। जो इलिप्स का मेजर एक्सिस है वो वी के पैरेलल है। तो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस एक्चुअली। जो वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, वही वेलोसिटी दी लेकिन किसी एंगल पे दे दी, वही वेलोसिटी किसी एंगल पे दे दी। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। इस स्पेशल केस के रिजल्ट आपको याद ही होने चाहिए। ये स्पेशल केस आपको अच्छे से याद होना चाहिए, है ना। अगर हम अर्थ के अबाउट एक पर्टिकुलर आर रेडियस में वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए जो चाहिए होती है वही दे, लेकिन किसी एंगल पे दे, तो इलिप्टिकल पाथ बनेगा, और वो इलिप्स स्पेशल टाइप का बनता है। उस इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या है, जो आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन रखी है उसी के पैरेलल बनता है सेमी मेजर एक्सिस, उसी के पैरेलल बनता है सेमी मेजर एक्सिस। जो आपने यहाँ एंगल रखा है उसका कॉस ही आ जाता है, इस रेडियल डायरेक्शन से एंगल का कॉस ही आ जाता है, इसेंट्रिसिटी। और एक्चुअली पार्टिकल अभी कहां पर है, सेमी माइनर एक्सिस जहां कट करता है इलिप्स को, उस पॉइंट पर है। ठीक है, ये स्पेशल पॉइंट हो जाता है, ये स्पेशलिटी हो गई इस सिचुएशन की। समझ में आ रही है स्पेशलिटी आपको? है ना। तो ये स्पेशल केस है ना, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है। देखो, हमारे यहाँ के टेस्ट में मैंने कई बार देखा है कि एलएन के जो अच्छे लेवल के टेस्ट होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, और बच्चों को बस याद नहीं रहती चीजें वहां तक। एग्जाम में ये पूरा जो पढ़ा हुआ रहता है वो उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं, तो क्वेश्चन कई बार टफ लगता है। तो प्लीज जो भी अपन ने पढ़ा उसे याद रखिएगा। वेरी स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, जिससे अपन ने जो वेलोसिटी प्रोवाइड करी थी वो वही थी जो सर्कुलर मोशन की थी, पर एंगल पे प्रोवाइड करी। तो यहाँ का जो इलिप्स बनता है उसकी स्पेशलिटी सारी याद होना चाहिए आपको। और इस इलिप्स का सेमी मेजर एक्सिस वही है जो अभी
अर्थ के सेंटर से इस पार्टिकल की डिस्टेंस है। यही सेमी मेजर एक्सिस आ गया था, देखो। हाँ, और अभी भी जो टाइम पीरियड आएगा, एक इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि अभी भी टाइम पीरियड वही आएगा जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड। सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड अपन ने देखा था ना, वो प्रोपोर्शनल होता है, उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। तो सर्कुलर ऑर्बिट करने के लिए जो टाइम पीरियड आ रहा था ना, वही इसका टाइम पीरियड आएगा। तो एक चीज और यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया कि अर्थ से आर रेडियस में सैटेलाइट को मैं जो स्पीड प्रोवाइड करता हूँ, रूट ऑफ जी बाय आर, जीएम बाय आर, वो स्पीड किसी भी एंगल पर प्रोवाइड करूँ, प्रोवाइडेड वो थीटा 0 नहीं है और 180 नहीं। सारे बाकी केसेस में थीटा 0 नहीं है और 180 नहीं है, तो बाकी सारे केसेस में सैटेलाइट का टाइम पीरियड वही आता है जो सर्कुलर मोशन वाला टाइम पीरियड। जो इंटरेस्टिंग चीज समझ आ रही है, यहाँ पर टाइम पीरियड वही आएगा जो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस अभी भी आर ही आया है। तो इसको स्टार स्टार लगा के स्पेशल केस ऐसा कुछ बना के लिख लेना। चलिए नोट कर लीजिए जो जो चीजें अपन ने देखी यहाँ पर। सर हम्म, सर जो मॉड्यूल में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद जो चैप्टर सर ग्रेविटेशनल 2 सर, वो हमको करना है या फिर आप करवाओगे सर? जो मैं करवाऊंगा, पर उसके मैक्सिमम चीजें मैंने करवा दी है। मतलब मैं आपको अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ चीजें बची है मुझे पढ़ाना। अभी मैं आपको एनर्जी डेंसिटी की कुछ चीजें करा रहा था, और सॉलिड स्फीयर की मैंने एनर्जी, सेल्फ एनर्जी नहीं निकलवाई थी। तो छोटी सी चीजें बची है, आधे घंटे के कुछ थ्योरी बची है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वो कराने के बाद फिर मैं करा दूंगा। पर वैसे ऑलमोस्ट सारी चीजें उसकी मैं करा चुका हूँ, फिर भी फॉर्मली तो मैं एक बार कराऊंगा फिर, है ना। तो ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया सबको? यहाँ पे क्या क्या सीखा आपने? चलो एक एक करके आपसे पूछते हैं। ऋत्विक, आपने क्या सीखा? ऋत्विक गोयल, इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा आपने? माइक ऑन करके बता सकते हो तो बताओ यार। जो माइक ऑन करके बता सकता है वो बताए, सभी बच्चों को सुनाई दे जाती। निमित के पास शायद माइक है ना। निमित बताइए इस क्वेश्चन में क्या क्या सीखा? सर क्वेश्चन में एलिप्स की इक्वेशन निकालना सीखी, हाँ, और इसकी इक्वेशन निकालना सीखी, वेरी गुड। हाँ, और ये सीखा कि अपन किसी भी हाइट r पे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, उस हाइट पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, तो हाँ, किसी भी एंगल पे फेंके एक्सेप्ट 0 एंड 180, तो उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम आएगा। हाँ, वेलोसिटी प्रोवाइडेड वही दी है ना। हाँ, हाँ सर। हाँ, और एंगल पे फेंके तो क्या हो जाता है? सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनती, कैसा ऑर्बिट बनती है? इलिप्टिकल ऑर्बिटल। उस ऑर्बिट के बारे में और क्या खास चीज पता चली? उस मोमेंट पे वो जहाँ पे एलिप्स उसकी माइनर एक्सिस से इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर है वो, हाँ, जो उस एलिप्स। इनिशियल मोमेंट है, हाँ बिल्कुल सही। जो प्रोजेक्शन वाला पॉइंट है, दैट पॉइंट इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर द सेमी माइनर एक्सिस कट्स द इलिप्स। ठीक है, बिल्कुल सही। और क्या पता चला इसमें? इस इलिप्स के बारे में और क्या खासियत पता चली? सर एलिप्स की जो सेमी मतलब मेजर एक्सिस होगी वो हमने जिस डायरेक्शन में वी दिया है उसके पैरेलल होगी। हाँ, इलिप्स की जो मेजर एक्सिस है, वो हमने जिस डायरेक्शन में वी दिया उसी के पैरेलल है, उसके पैरेलल ही है, बिल्कुल सही। और सेमी मेजर एक्सिस से पता चल गया ना आपको, वो वही डिस्टेंस है आर। ये डिस्टेंस आर, तो सेमी मेजर एक्सिस भी आर ही आ रहा है, देखो ना। ठीक है, चलो वेरी गुड, है ना। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें, इसेंट्रिसिटी पता चल गई। इसेंट्रिसिटी ये वाला एंगल है, रेडियल डायरेक्शन से कितने एंगल पे वेलोसिटी, वही इसेंट्रिसिटी है। ठीक है, इनफैक्ट इस पूरे लिस्ट की इक्वेशन आप लिख सकते हो, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज कर लो तो इक्वेशन लिख सकते हो। चलो, तो ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था। इसके अलावा मैं आप कुछ क्वेश्चंस आपके ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं, तो एक एक करके आप वो करेंगे और उनको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो बता दो अभी तक। आपके ग्रुप पे मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, है ना। जस्ट अ सेकंड रुकिएगा।
देखो 6 क्वेश्चन भेजे आपके ग्रुप पे मैंने, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं भेजा मैंने, सब ऑलमोस्ट आसानी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सिमिलर लगेंगे आपको। कई क्वेश्चन तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चन को ग्रेविटेशन में बना के पूछ लिया है मैंने, ठीक है। तो आप करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है, फिर अपन एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर लीजिए जल्दी से, 3 मिनट का समय आपके पास। आती है, हटा दे रहा हूँ मैं। चलिए जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करिए, एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन 3 मिनट दिया आपको मैंने। चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हुआ क्या? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था अ सैटेलाइट, जस्ट अ सेकंड, अ सैटेलाइट P is revolving around the earth at a height h which is equal to radius of earth, ठीक है, above equator. Another satellite Q is a height 2h revolving in opposite direction at the instant the two are in same vertical line passing through the center of the sphere. Find the least time after which they will be again in this situation. सिचुएशन का मतलब क्या कि सेम वर्टिकल लाइन पर हो, सेम वर्टिकल लाइन पर हो, ऐसी सिचुएशन में कब होंगे, ऐसा पूछा है। तो आयुष
थोड़ा लैंग्वेज गलत वापर रहे हो आप, लेकिन हाँ उसी चीज से होगा ये। इसका आंसर अभी तक तो मेरे पास सही नहीं आया है। ठीक है, इसका आंसर अभी तक तो सही नहीं आया मेरे पास। शायद आप लोग इंटरप्रेट गलत कर रहे हो, है ना, इसलिए आपका आंसर सही नहीं आया अभी तक। थोड़ा सही से समझो कि दिया क्या है, पूछना क्या चाह रहे हो। तो जिन्होंने भी आंसर दिया कोई बता सकता है मुझे क्या समझा आपने? जिनका भी आंसर आया कोई बता सकता है क्या समझा आपने, कैसे कर रहे हो? हाँ ऋत्विक, आपका सही लग रहा है मुझे आंसर। वेरी गुड ऋत्विक। बाकी बच्चे कि वो वापस सेम लाइन में कब आएंगे? एक्चुअली सेम लाइन नहीं बोला है उन्होंने, उन्होंने कहा ही नहीं कि सेम लाइन में वापस आना चाहिए उनको। उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ढंग से पढ़ो। उन्होंने बोला सेम सिचुएशन में कब आएंगे, है ना? सर हाँ सर हम ऐसा नहीं कर सकते, इन दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाल देते हैं सर, फिर वो रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर वो सर्क्यूमफेरेंस से सर वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा हाँ, ऊपर वाली। तो ये करना कुछ इसी टाइप की चीज है। यस, ठीक है। देखो ये सारे डिस्टेंस आर आ रहे हैं, मतलब एक की सरफेस हाइट आर है, दूसरी की सरफेस हाइट 2r है। इसका मतलब पहली सैटेलाइट 2r रेडियस में रिवॉल्व कर रही थी, तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो आना चाहिए √gm/2r। और दूसरी सैटेलाइट अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रही है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड होना चाहिए √gm/3r। अर्थ के सेंटर से उसकी डिस्टेंस 3r हो जाएगी। अब ये दोनों रोटेट कर रही है, इसकी स्पीड ज्यादा है ना, बिकॉज डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर है तो स्पीड ज्यादा है, तो एंगुलर स्पीड भी ज्यादा आएगी इसकी। इसकी एंगुलर स्पीड भी ज्यादा आएगी और उसकी एंगुलर स्पीड कम आएगी। अब ये दोनों रिवॉल्व करेगी रिवॉल्व करेगी रिवॉल्व करेगी, इसकी एंगुलर स्पीड ज्यादा है, तो ऐसा हो सकता है कि पहली वाली सैटेलाइट ने जो पास में थी उसने किसी बड़ा एंगल कवर करा और वो यहाँ पे पहुंची। पहली सैटेलाइट ने ये वाला पाथ कवर करा, इस वाले पाथ को कवर करके यहाँ पहुंची। दूसरी सैटेलाइट ये वाले पाथ को कवर करके यहाँ पहुंची, और वापस से सेम वर्टिकल लाइन पे आ जाएंगे ना दोनों। फर्स्ट सैटेलाइट इज कवरिंग दिस एंगल, द सेकेंड सैटेलाइट इज कवरिंग दिस एंगल, और दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे आ जाएगी ना। समझ रहे क्या सभी बच्चे? हाँ ऋत्विक बिल्कुल सही। तो दोनों का ओमेगा ले लो, और ω1 और T1 प्लस ω2 T2, ये देखो 2π हो रहा है। जितना फर्स्ट सैटेलाइट ने एंगल कवर करा, जितना सेकंड सैटेलाइट ने एंगल कवर करा, उसका सम शुड बी 2π। तो जो टाइम है जब वापस से दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर है, वो आ जाएगा 2π/ω1 प्लस ω2। ठीक है, और ω1 ω2 आप लिख सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है करा क्या है अपन ने? अगर तो लॉजिक में कोई डाउट है तो बताओ मुझको। जिनके आंसर गलत थे स्पेशली उनको समझ में आया कि नहीं? इसको तो क्वेश्चन क्लियर है, वेरी गुड आयुष। बाकी बच्चे? नमित भी बोल रहा है क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो एक्चुअली उन्होंने ये नहीं कहा था कि सेम वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, उन्होंने बोला कि सेम सिचुएशन, मतलब बस एक वर्टिकल लाइन पे आ जाए। फाइंड द लीस्ट टाइम आफ्टर विच दे विल अगेन बी इन दिस सिचुएशन, अगेन दे आर इन दिस सिचुएशन। तो यही सिचुएशन होने के लिए मतलब सेम वर्टिकल लाइन पे, तो देखो यहाँ सेम वर्टिकल लाइन पे होगा। ठीक है, तो ऐसे कर सकते थे अपन क्वेश्चन को। चलो अब आई थिंक इसके आगे तो आप करके आंसर निकाल सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब सेकंड क्वेश्चन करिए लिखिए। A certain triple star system consists of two stars, each of mass m, revolving about the central star of mass capital M in the same circular orbit. The two stars stay at opposite ends of diameter of the circular orbit. Derive an expression for the period of revolution of the stars and the radius of orbit is given as r. करिए, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए।
चलिए काफी देर हो चुकी है यार, अगला क्वेश्चन आंसर अभी तक किसी का नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया। चलो अब आ रहे हैं, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन है ये। यू नीड टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए ओमेगा निकाल लोगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि उन्होंने रेडियस तो दे ही रखी है देखो आपको। तो आप देखेंगे तो इस मास पे जो भी टुवर्ड द सेंटर फोर्स होना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर फोर्स वो होना चाहिए m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। तो ये फोर्स किस किस की वजह से मिल रहा है? इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से। तो एक तो ये फोर्स हो जाएगा g mm बाय r स्क्वायर प्लस g स्मॉल m का स्क्वायर अपॉन 2r का स्क्वायर। इस स्मॉल m और स्मॉल m के बीच की डिस्टेंस 2r है, तो इन दोनों का अट्रैक्शन और इन दोनों का अट्रैक्शन, टोटल टुवर्ड द सेंटर फोर्स जो होता है वो m ओमेगा स्क्वायर r, और ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। बस, तो इसको सॉल्व करो, टाइम पीरियड आ गया, हो गया क्वेश्चन। अत्यंत सरल प्रश्न, ठीक है। यस, इसका आंसर असर ऐसे कुछ आ रहा है। यस, चलिए ये इस थर्ड सर बोलिए। सर जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर अगर हम लोग ऐसे करने की सोचें कि मतलब जो एक सैटेलाइट है उसको हमने रेस्ट पे मान लिया, उसको हमने रेस्ट पे कर दिया, और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे वाले को हमने वो ओमेगा दे दिया, है ना। और उसके बाद देख लिया कि वो 2 पाई एंगल कितनी देर में कवर कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी से। वही तो करा है। वो रिलेटिव वेलोसिटी शब्द यूज मत करो यार, दैट इज नॉट रिलेटिव वेलोसिटी। वो ओमेगा इज नॉट वेलोसिटी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ओके सर। और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इज समथिंग एल्स, ठीक है सर। है ना। मतलब सर उससे भी वही रहा था कि t is equals to 2 pi by omega 1 plus omega 2। हाँ, मतलब भाई लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बाकी आई गेस द क्या आइडिया है आपका वो सही है, आपका आइडिया बिल्कुल सही है, बस इसको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बोल सकते। वेलोसिटी समथिंग एल्स होती है, ये ओमेगा है, ठीक है।
और रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी का मतलब भी कुछ और होता है, तो इसको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी भी मत बोलना, है ना। इसको मतलब बस ठीक है, दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का सम है ना, इसका कोई ऐसा स्पेशल नाम मत बोलो। ओके सर। चलो ओके, देखो अभी मैंने आपको आंसर भेजे हैं, दो क्वेश्चन अभी आंसर भेजे, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के। फर्स्ट का तो बता ही दिया था मैंने क्या है, सेकंड और 3 का आंसर भेज दिए। थर्ड नंबर करो जल्दी से, थर्ड नंबर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से करो। करिए क्वेश्चन थर्ड। और ये वाला क्वेश्चन में अब थर्ड क्वेश्चन पढ़ा सबने? आयुष देखो आंसर सेंड कर रखा है मैंने आपके ग्रुप पे। ओके बहुत बढ़िया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन काफी आसानी था, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसे काफी क्वेश्चन करे हमने। वेरिएबल लेमडा दे रखा है अपन को एक रॉड का, उसकी वजह से किसी मास से फोर्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ कर लो यार इसमें, मतलब है ना, एक्स पे जाके डी एक्स सेगमेंट ले लो, उसका लेमडा दे रखा है तो उसका मास आ जाएगा जहाँ पे जो भी लेमडा है इनटू डी एक्स, लेमडा बाय एक्स डी एक्स, फिर उसकी वजह से फोर्स लिखना कर सकते हो मुझे लगता है। लिमिट सही से लगाना, लिमिट आएगी डी से लेके कहाँ तक डिस्टेंस हो रही है, ये इनफाइनाइट लेंथ की है, तो डी टू इन्फिनिटी लिमिट हो जाएगी, डी टू इन्फिनिटी। क्वेश्चन का डायग्राम देखो, रॉड स्टार्ट हो रही है फ्रॉम डी, तो एक्स इक्वल टू डी से एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ये लिमिट होना चाहिए, लिमिट का सही से ध्यान रखना। चलो हो गया क्या थर्ड? ऋतिक तो बोल रहा हो गया, बाकी बच्चों का हुआ? अक्षत, चलो है ना, तो सभी बच्चे का करना चाहिए क्वेश्चन ये, यस ओके वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 5 6 जल्दी से जल्दी करो।
हुआ क्या नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन रॉड वाले में तो किसी को डाउट नहीं कुछ? चलो रॉड वाला आई थिंक सबका हो गया है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? इनसाइड एन आइसोलेटेड फिक्स्ड स्फीयर, कोई आइसोलेटेड फिक्स्ड स्फीयर रेडियस आर का, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, डेंसिटी उन्होंने स्मॉल आर लिख दिया है, वो रो लिखना चाह रहे होंगे, रो मान लीजिएगा उसको। देयर इज अ स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r/2 such that the surface of cavity passes through the center of the sphere. A particle of mass m is released from the center from rest at center B of the cavity. Calculate velocity with which the particle strikes the center A of the sphere. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक स्फीयर है जिसमें एक स्फेरिकल कैविटी है और कैविटी की रेडियस एग्जैक्टली रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है ना। ये जो कैविटी है इसकी रेडियस ऑफ स्फीयर के इसकी रेडियस स्फीयर के हाफ है, जिससे एकदम रेडियस ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ स्फीयर से पास हो रही है। ठीक है, अब किसी ने यहाँ पर एक पार्टिकल को छोड़ दिया है, तो वो यहाँ कितने टाइम में टकरा जाएगा आपसे पूछा है। तो कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो उसको बताओ, क्या करेंगे? एक पार्टिकल को यहाँ छोड़ा, वो यहाँ कितने टाइम में टकराएगा ऐसा पूछा है, तो क्या करें इसमें? निमित बोल रहा है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन की क्यों जरूरत पड़ रही है निमित इसमें, बोलो? ऋत्विक बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड कैविटी निकालना पड़ेगी। ये निकालना क्यों पड़ेगी यार, ये तो तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करवाई है ना, स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी अपने पढ़ा था कि नहीं? नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, आई एग्री, बट ये तो रटा हुआ होना चाहिए यार। ये स्फीयर विद स्फेरिकल कैविटी का आंसर एकदम मुंह जवानी होना चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होती थी जो इसके सेंटर पे होती थी। पूरा सॉलिड मान के जो कैविटी के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उतनी पूरी कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती थी। याद आ रहा है ऐसा? हाँ, है ना। तो अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी? इसको कंप्लीट स्फीयर मान लो, तो यहाँ सेंटर पे कैविटी के सेंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे में होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरे में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद करो, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर हो जाएगा ये डिस्टेंस, पूरे स्फीयर के सेंटर से ये डिस्टेंस अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में कन्वर्ट कर लो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड में कन्वर्ट करने के लिए एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे? 1/4πg। ये बताया था क्या मैंने? एप्सिलॉन नॉट इज 1/4πg, और बाकी तो रो को रो ही कर देना, और क्या। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा या मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। तो ये आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड Eg। ये 4πg को ऊपर भेज लो, तो 4πg/3, ये बाय 2 था तो ये बाय 2 कर लेना इसको, इंटू रो आर, ये आ जाएगा देखो अपने पास ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो, ये याद है? ये तो बताया होगा ना मैंने, एप्सिलॉन नॉट को 1/4πg से अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। नहीं बताया था? क्या बात कर, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन k लिखते हैं, यहाँ पे g लिखते हैं। k का मतलब होता है 1/4πε0, दिस इज इक्वलेंट टू g। तो इसको उल्टा करो, तो 4πε0 इज इक्वलेंट टू 1/g, ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वलेंट टू 1/4πg। ठीक है, हाँ यार बच्चे बोल रहे बताया था यार, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, रिवीजन क्लास में बताया था, ग्रेविटेशन की रिवीजन क्लास में। ठीक है, तो शुरुआत ही अपन ने ऐसी करी थी कि भाई ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन होता है। कोई बात नहीं, अगर अब बता दिया मैंने। ठीक है, हाँ, तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई, कैविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड आ गई, वो फील्ड कांस्टेंट आती है, देखो ये कांस्टेंट फील्ड है, तो कांस्टेंट फोर्स लगेगा। फोर्स कितना हो जाएगा? फील्ड इंटू मास। फोर्स हो जाएगा फील्ड इंटू मास, और इसको मास से फिर से डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन वही ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर हो जाएगा 2πg/ρ/3। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकलने में कितनी देर लगेगी? अब टाइम होना चाहिए √2 टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। आंसर यह आया समझ में?
टाइम निकालना आया क्या? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर होता है, तो टाइम हो जाएगा √2s बाय एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ का कितना था, r/2 था, तो डिस्प्लेसमेंट r/2, एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो रख दो, तो आ जाएगा आंसर। चलो, तो आंसर निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वो जिसका 4 हो गया वो फिर 5th पे आ जाओ। और अब अगली बार से ये कन्वर्जन याद होना चाहिए भाई, जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के लिखते हैं, ग्रेविटेशन में वहां जी लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ग्रेविटेशन में वहां 1/4πg लिखते हैं। तो ऐसे रिलेट करते आना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन अगर हो गया अच्छे से तो नेक्स्ट पे आ जाओ फटाफट अब। चलिए, अगला क्वेश्चन हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 5। मैं बताना चालू करूं कि थोड़ा टाइम और दे दूं? आइडिया मिल गया है? ओके, चेक करो, निकालो आंसर उसका। ओके, ऋतिक गोयल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करना है आपको चीजों को। हमने पढ़ा था रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे रिंग अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रही है, तो रिंग की ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करना सीखा ही अपन ने, है ना। हमने पढ़ा था अगर मेरे पास कोई एम मास क्यू चार्ज की रिंग हो, तो उसके एक्सिस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता था वो होता था k q x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। ठीक है, अब इसमें k को कर देंगे g, q को कर देंगे m, बस। तो ये आ गई ग्रेविटेशनल फील्ड, m मास की रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको ना मास m ढंग से दिया नहीं है उन्होंने ना अपन को, ये जो वायर है ना, इस वायर का क्रॉस सेक्शन देने के लिए उसकी रेडियस दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शन की रेडियस आपको दी है, इसको अगर काट के देखोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन की रेडियस दी हुई देखो। ठीक है, इसकी
ये वाली रेडियस और क्रॉस सेक्शन की रेडियस अलग अलग चीज होगी, है ना। इसको अगर ऐसे कट करा और साइड से देखा तो जो रेडियस आएगी वो दी है, एक तरह से इसका मोटाई टाइप दी है अपन को, डायमीटर मोटाई हो जाएगा इसका। तो अपन को इसकी टोटल मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया आप निकाल सकते हो, देखो पाई आर स्क्वायर, और मुझे इसकी लेंथ पता है, देखो 2 पाई आर। तो मास हो जाना चाहिए था वॉल्यूम विच इज 2 पाई आर विच इज द लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डेंसिटी। ये समझ में आ रहा है? द मास ऑफ द रिंग शुड बी द लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास की वैल्यू उठा के रखना है आपको, तो आपको ग्रेविटेशन फील्ड मिल जाएगी। और फिर पूछा वो मैक्सिमम कब होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था अपन ने, r/√2 पे होती है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला है, सेम बोल देंगे, r/√2 पे होती है, और x को r/√2 डाल दो तो मैक्सिमम फील्ड मिल भी जाएगी। ठीक है, चलो सर हाँ बोलिए प्लीज। सर ये स्मॉल आर का कॉन्सेप्ट से समझ नहीं आया सर। स्मॉल आर क्वेश्चन में दिया है, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा वायर है ना जिससे बेंड करके अपन ने सर्कल बनाया है, उसकी रेडियस दी है तुमको। यस सर। ठीक है, तो तुमको जो तार से ये सर्कल बनते दिख रहा है उसकी रेडियस दी है, तो वो रेडियस उसकी क्रॉस सेक्शन की रेडियस दी है ना। कोई कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब जो दिया है मैंने उसको यूज करा है बस। चलो समझ में आया दिया क्या था अपन को, ये रेडियस का मतलब समझ में आया क्या दिया था हमको, जो वायर है ना जिससे रिंग बनाई है कि क्रॉस सेक्शन की रेडियस दी थी, थिन वायर ऑफ रेडियस आर। तो पतले से वायर की रेडियस दी थी अपन को कितनी है, फिर उस वायर से बेंड करके अपन ने ऐसा सर्कल बनाया। तो मैंने क्या करा होगा, जिसने भी ये सर्कल बनाया उसने क्या करा होगा, ऐसा सिलेंड्रिकल वायर है, वो सिलेंड्रिकल वायर लिया, इसकी लेंथ ले ली होगी 2 पाई आर ना, और इसका यहाँ से साइड से दिख रहे थे तो रेडियस दिख रही थी स्मॉल आर, और फिर इसको घुमा के सर्कल बना दिया। तो ऐसा कुछ दिखेगा घुमा के सर्कल बनाओगे तो, ठीक है, ये आर रेडियस का सर्कल दिख जाएगा, और तुमको इसकी विड्थ दिखेगी 2 आर, पर ये स्मॉल आर बहुत छोटा है, थिन है। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन थी, समझ में आ रहा है? चलो आई होप कि आप सबको क्लियर है ये। तो फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक आदमी को कूदवाना है आपको। अ मैन कैन जंप ओवर 4 मीटर वाइड ट्रेंच ऑन अर्थ। अर्थ पे 4 मीटर चौड़ी ट्रेंच को क्रॉस कर सकता है। द मीन डेंसिटी ऑफ एन इमेजिनरी प्लेनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। कैलकुलेट इज मैक्सिमम पॉसिबल रेडियस सो दैट ही मे एस्केप फ्रॉम इट बाय जंपिंग। वो दूसरे प्लेनेट से जंप करके एस्केप कर जाए, इसके लिए उसकी रेडियस के बारे में बात करिए, और अर्थ की रेडियस दे दी है 6400 किलोमीटर। करो अगला क्वेश्चन 6 नंबर। सर ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गड्ढा। ट्रेंच गड्ढा, नदी, वो नाले वाले खोदते हैं तो देखा है क्या कैसे बनाते हैं उसको, ट्रेंच बोलते हैं।
4 मीटर रेंज वाले पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन चाह रहा है कि हम वेलोसिटी निकाले। हाँ बिल्कुल सही। आदमी 4 मीटर गहरी खाई को क्रॉस कर रहा है, तो कोई आदमी है यहाँ जो एक 4 मीटर वाइड ट्रेंच को क्रॉस कर रहा है। मैक्सिमम जो ट्रेंच को क्रॉस कर सकता है वो 4 मीटर, तो उससे भी इनिशियल जो उसकी स्पीड है जिससे वो जंप ले सकता है वो स्पीड आ जाएगी। मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे जा रहे होंगे आप। तो दिस 4 मीटर शुड बी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 बाई जी। तो यहाँ से u आ गया आपके पास, देखो u आ गया √4 इंटू जी, है ना। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ अर्थ वो होता था gm/r², और मास ऑफ अर्थ को लिख सकते हो उसकी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r³। प्रोजेक्शन की स्पीड अर्थ पे आ गई, समझे। ऋत्विक गलत जवाब, ईशान गलत जवाब। हाँ ईशान कुछ कुछ इसके जैसा आएगा, थोड़ा वेट पाए, जस्ट सेकंड। नहीं गलत है ईशान, गलत है। 1 सेंट की कुछ मिस्टेक आपकी, गलत है। ये समझ में आ रहा है, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। यस ईशान अब सही है। अब देखो अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि किसी प्लेनेट पे जाना है और वहां से एस्केप हो जाए, उसके लिए ये स्पीड चाहिए। तो किसी प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी मेरे को ऐसे याद है √2gr होती थी, ऐसे ही होती थी क्या, है ना। तो इसमें g की वैल्यू डाल दो, gm/r² होती है। अच्छा रेडियस अर्थ की और उसकी तो अलग अलग है ना, उस प्लेनेट की रेडियस को स्मॉल r मान लेता हूं मैं ये, और प्लेनेट का मास जो होगा वो हो जाएगा उसकी डेंसिटी जो अर्थ से डबल दी है क्वेश्चन में, इंटू 4/3 पाई r³। और यही वेलोसिटी यही थी, दिस इज इक्वल टू √ओवर दिस एक्सप्रेशन विच इज 4g ρ 4/3 पाई r³ अपॉन r²। ये वेलोसिटी के बराबर वहां की एस्केप वेलोसिटी। तो इनको इक्वेट कर दो और सॉल्व कर लो। अब आगे सॉल्व करोगे तो देखो तुम्हें निकालना है ये रेडियस है प्लेनेट की, तो यहाँ से प्लेनेट की रेडियस निकाल लो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। करो यहाँ से, तो प्लेनेट की रेडियस आ रही है √r। जैसे सॉल्व करोगे तो √r, और r था 6400 किलोमीटर, जिसको लिख सकते हैं अपन √6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो √6.4 इंटू 10⁻³ मीटर या √6.4 किलोमीटर, ये आंसर आ जाएगा। चलो आ रहा है समझ में। यस बोल रहे, बहुत बढ़िया, है ना। अभी बताओ इस क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है? कुछ अप्रोक्सीमेशन लिया है क्या क्वेश्चन को करने के लिए हमने? जी का क्या क्या लिया है ऋत्विक, जी का क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है बताओ। बता 80 किलोमीटर नहीं, निमित बोल रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, वो तो ले ही सकते हैं अपन, है ना। उसके अलावा और कुछ अप्रोक्सीमेशन है क्या? सर वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जी की वैल्यू वेरी करती है ना सर, वो हाइट पे वो जी वेरी करता है। कोई भी आदमी इतना ऊंचा जंप नहीं करता है कि जी वेरी कर रहा हुआ फील हो जाए उसको, है ना। तुम माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओगे ना, तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पे भी जाके जी का आपको ज्यादा फर्क फील नहीं होता, ठीक है। अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो करीब 8-9 किलोमीटर के बीच में कुछ है। तो 9 किलोमीटर भी अगर मान लो तो वो भी 6400 किलोमीटर के कंपेयर में बहुत कम है। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट पे भी जी का ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। ईशान बोल रहा है सेकंड प्लेनेट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी कर जाएगा, सही बात है, बिल्कुल सही वेरी कर जाएगा। वो तो मैंने कहा यूज करा, देखो यू मैं वेरी तो कराया उसको। देखो ये सेकंड प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग तो ली है मैंने, उसका ध्यान रखा है ना अपन ने। क्या बोलना चाह रहे हो?
इसके अलावा कुछ बोलना चाह रहे हो क्या ईशान? हाँ, ऋत्विक ने सही चीज पकड़ी है। ऋत्विक, इसको एवरीवन को बोल सकते हो? सेंड इट टू एवरीवन। यस, सभी बच्चे पढ़ो, देखो ऋत्विक ने क्या लिखा है। सर, सेकंड प्लेनेट पर भी तो वो सेम स्पीड से कूदने में दिक्कत होगी। बिल्कुल सही बात है। अर्थ पे जिस स्पीड से हम कूद सकते हैं, क्या सेकंड प्लेनेट पे वही स्पीड से कूद पाएंगे कि उससे ज्यादा स्पीड से कूद सकते हैं? सेकंड प्लेनेट पे वही स्पीड आएगी कि ज्यादा आएगी? हमने माना कि वही वही स्पीड है। आंसर तो सही है। ऋत्विक बोल रहा है कम। नहीं ऋत्विक, ज्यादा आएगी यार, स्पीड ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी। हम अर्थ पे जितनी स्पीड से जंप कर सकते हैं ना, सेकंड प्लेनेट पे जंप करेंगे तो स्पीड ज्यादा गेन हो जाएगी। ठीक है? वो एक कोई मूवी थी ना यार, वो क्या नाम नाम भूल रहा हूँ मैं। मार्स पे चले जाता है वो एक आदमी, बारसूम बॉयलर कुछ, देखा होगा। इंटरस्टेलर नहीं, मार्शियन भी नहीं, दूसरी एक मूवी है। एक अर्थ का आदमी मार्स पे चले जाता है, मिशन टू मार्स। द मार्शियन भी नहीं यार, वो अलग है, हॉलीवुड की है। उसमें ये वहां पे वो कूद पाता था, बहुत हाई जंप ले पाता था। अर्थ को वो लोग बारसूम बोलते थे। अर्थ का नाम बारसूम था। मैं नाम पता नहीं क्यों एकदम से भूल गया यार। चलो, डिज्नी की मूवी थी, किसी को शायद याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ठीक है? तो उसमें शायद देखा हो अगर वो मूवी, तो उसमें ना जो अर्थ का आदमी वहां जाता था ना, तो वो जंप लेता था तो भयंकर हाइट पे जंप ले पाता था। तो उसका रीजन ये होता था कि एक तो वो ज्यादा स्पीड से जंप ले सकता है और ग्रेविटी कम। ठीक है? चलो, हाँ क्यों नहीं आ रहा सर, वो तभी मतलब नॉर्मल सी चीज है। तो चलो, तो एक्चुअली स्पीड ज्यादा आ सकती है। कोई मुझे समझा सकता है ज्यादा क्यों आएगी? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ज्यादा स्पीड से जंप ले सकता हूँ दूसरे प्लेनेट पे? टाइम, हाँ जॉन कार्टर, बिल्कुल सही। जॉन कार्टर में था ऐसा, बिल्कुल सही। मूवी का नाम जॉन कार्टर। फटाफट बताओ कि ज्यादा स्पीड क्यों आ सकती है? टाइम ओवर हो चुका है अपना, तो जल्दी से। जब हम जंप करते हैं तो करते क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जंपिंग, ये सोचो आप। ठीक है? दूसरे प्लेनेट पे स्मॉल जी ज्यादा है कि कम है, ये सोच लो, है ना? यहाँ से स्मॉल जी की वैल्यू ज्यादा है कि कम है, वो निकाल लो। रेडियस कम है तो स्मॉल जी भी कम ही आ रहा होगा। सेकंड प्लेनेट पे रेडियस कम है तो स्मॉल जी की वैल्यू होती है मेरे पास Gm/r², और मास को लिख देंगे 4/3 इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी डबल हो गई और रेडियस का आपको रिलेशन पता है, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो कि जी ज्यादा है कि कम है। अगर जी कम हो रहा है तो आप ज्यादा डिस्टेंस जंप कर सकते हो, जी ज्यादा होगा तो कम डिस्टेंस जंप कर पाओगे। और जंपिंग की प्रोसेस क्या होती है? आप अपनी बॉडी को खड़े खड़े तो जंप कर नहीं सकते ना, कभी भी ऐसे सीधे खड़े हो और अचानक से थोड़ी जंप कर जाओगे। ठीक है? आपको जंप करने के लिए कुछ मूवमेंट चाहिए सेंटर ऑफ मास का। आप या तो पैरों को उठाओगे, ऐसे यू करोगे तो ऐसे भी जंप कोई नहीं कर सकता खड़े खड़े। कोई थोड़ा सा नीचे जाएगा और फिर जंप करेगा, ऐसी प्रोसेस होती है ना जंपिंग की। थोड़ा सा अपने पैरों को बैंड करते हैं, नीज को बैंड करते हैं और फिर पूरे पुश लगाते हैं अर्थ को, तो अपन को फोर्स फील होता है ना? हम जब नी बैंड करते हैं, देखो हमारे नी बैंड करने की जो सिचुएशन होती है ना, इस प्रोसेस में हमारा सेंटर मास थोड़ा नीचे आ गया और फिर हमारी बॉडी पूरी ताकत से पुश करती है अर्थ को, और उसके बाद जब अपन एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, जब हम स्ट्रेट होते हैं तो सेंटर मास थोड़ा ऊपर आ जाता है। सेंटर मास का मोमेंट हुआ, एंड ड्यूरिंग दिस मोमेंट हम पर अर्थ का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था, हमारे वेट से भी ज्यादा फोर्स था। ये एक्चुअली अर्थ से जो नॉर्मल फोर्स मिल रहा है वो है ना? ये हमारे वेट से भी ज्यादा है। हमारा वेट नीचे mg था, उससे भी ज्यादा फोर्स, तो हमारा ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन आता है F - mg बाय मास। हम अपनी मसल्स की ताकत से अर्थ को पुश करते हैं,
तो हमारे मसल्स की ताकत जो है वो तो फिक्स है, वो दूसरे प्लेनेट पे जाओगे तो भी अपन मान सकते हैं कि वो फिक्स है, हम सेम बॉडी लेके जा रहे हैं तो वो फिक्स मान सकते हैं। तो एफ फिक्स है, जी अगर वेरी कर रहा है तो एक्सेलरेशन वेरी करेगा, और ये एक्सेलरेशन वेरी करेगा तो जिस स्पीड से हम जंप कर पाएंगे वो वेरी कर जाएगी। जो स्पीड आएगी हमारे यहाँ पर, मान लो सेंटर मास का डिस्प्लेसमेंट एस हुआ है तो हमारी स्पीड आना चाहिए √2 है। मैं मान लूं कि फोर्स कांस्टेंट था, मान लेते हैं कि फोर्स कांस्टेंट था, तो जो स्पीड से मैं जंप करूंगा वो ही आ जाएगी। अब वो जी पे डिपेंडेंट है, तो एक्चुअली हम ये मान रहे थे कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना अर्थ पे वो बहुत ज्यादा है, या अर्थ हमको जिस फोर्स से पुश करे वो बहुत ज्यादा है, उसके कंपेयर में जी को नेग्लिजिबल मान के हम दोनों प्लेनेट और अर्थ पर स्पीड को सेम मान रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेशन लिया है, बात समझ में आई? क्या अप्रोक्सीमेशन लिया है हमने? ये अप्रोक्सीमेशन लिया है कि जिस फोर्स से अपन अर्थ को पुश कर रहे हैं या अर्थ हमको पुश कर रही है वो फोर्स mg से काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि सबको अभी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कि अपन ने क्या अप्रोक्सीमेशन लिया था, थोड़ा जंपिंग का प्रोसेस भी समझ में आया होगा। इस पे भी क्वेश्चन मैंने देखे, कुछ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी। ओके, बस आज यहीं रुकते हैं अपन। ग्रेविटेशन का रिवीजन करा अपन ने, अब नेक्स्ट क्लास में अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बची कुछ चीजें वो कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, एक लेक्चर मैक्सिमम लग जाएगा अपन को पूरा खत्म करने में, तो मैक्सिमम एक लेक्चर में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। और उसके बाद चीजें आपको रेस भी सेंड करी है मैंने, रेस कल संडे है, कर लीजिए। एक्सरसाइज 1 बोल ही दिया था मैंने करने का, वो हो गई होगी आई थिंक। एक्सरसाइज 1 डिस्कस करते चलो मंडे को, बिगिनर बॉक्सेस एक्सरसाइज 1 जो एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे अपन, ठीक है? पूरा नेक्स्ट वीक काफी कुछ डिस्कशन होगा आपका। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय सबको, टेक केयर, थैंक यू।